नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोमैटिक पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन। And after receiving a lot of requests from our friends saying that they have really loved watching our videos and a lot of people have cleared the exam, मेरे पास पर्सनल काफ़ी सारे व्हाट्सएप और ईमेल्स आए कि सर थोड़ा सा रिवीजन में भी आप हेल्प कर दीजिए। तो दोस्तों ये आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ एक completely new series of revision videos that will really help you to appear for the exam and clear it with good numbers. So with this video we are bringing to you NISM mock test 1. इस वीडियो को देखने से पहले मेरा दरख्वास्त, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे 12 के 12 वीडियोस जो कि चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, आप उसको डेफिनेटली देख लीजिएगा और आप इन वीडियोस को अंत में देखना चालू करिएगा जब आपको पूरा रिवीजन करना हो। जी हाँ, सो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हमने जंबल अप करके इन रिवीजन वीडियोस में आपके सामने रखा है एंड आई वुड वांट कि इसको आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के पर्पस के लिए यूज करिए। हम जो पैटर्न फॉलो करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर में, वो है कि क्वेश्चन आएगा आपके सामने स्क्रीन पर, उसके कुछ ऑप्शंस रहेंगे, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, सोचने का मौका दूंगा एंड देन यू हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू विद द एक्सप्लेनेशन। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो सो दैट यू आर एबल टू रीड थ्रू whatever has been given in the slides. So without wasting much time friends, let's get started. And here goes the first question. A mutual fund scheme has a portfolio of shares whose beta is more than 1. इसका मतलब क्या हुआ? बीटा याद करिए दोस्तों, हमने क्या सीखा था क्लास में कि बीटा इज अ मेजर फॉर रिस्क। सो अगर किसी भी पोर्टफोलियो का बीटा अगर एक से ज्यादा है, इसका मतलब कंपैरिजन टू मार्केट दैट फंड इज मोर वॉलेटाइल एंड इफ दैट इज लेस देन 1 देन इट इज लेस वॉलेटाइल। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि अगर किसी पोर्टफोलियो का बीटा is more than 1 then that is that the fund is more risky than the market, right? So explanation आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the highest risk appetite is a characteristic of which kind of a person? यहाँ पर 4 रकम के लोग बताए गए हैं, आप बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा रिस्क एपेटाइट किसका होना चाहिए? एक वेल क्वालिफाइड यंग पर्सन जिसका कि एक अच्छा खासा जॉब चल रहा है, या वगैरह वगैरह जो ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप सोच लो, आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। यस, अ वेल क्वालिफाइड पर्सन जिसका एक स्टेबल स्टडी जॉब है, जिसका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ रेगुलर डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड स्कीम कैन बी यूज्ड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। आप बताओ, अगर कोई स्कीम हमें क्या अगर महीने महीने क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे अगर डिविडेंड देती जाएगी, तो क्या मैं उससे कैपिटल अप्रिसिएशन एक बहुत बड़े रूप में कर पाऊंगा? फॉल्स और ट्रू? आंसर इज फॉल्स। जी हाँ दोस्तों, सो अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अगर डिविडेंड देती जाएगी तो हर बार डिविडेंड देने के बाद उसका नैव उतने पैसे से कम हो जाएगा। सो द एक्स डिविडेंड नैव ऑफ दैट स्कीम वुड एडजस्ट फॉर द डिविडेंड दैट हैज बीन पेड आउट। सो इट इज नॉट यूजफुल फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, रादर इट इज फॉर पीपल हु वांट टू टेक आउट रेगुलर इनकम, राइट? चलिए आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू with respect to benchmark? So ये benchmark पे क्वेश्चन आया आपके सामने। A, the process of choosing a benchmark for an index fund, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडेक्स फंड यूज किया है, इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? एंड ऑप्शन बी इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी शुड कैलकुलेट द बेंचमार्क इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। बताओ दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? पहला बोल रहा है कि इंडेक्स फंड के अंदर में बेंचमार्क चुनना बहुत मुश्किल है, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? यू हैव द आंसर। ऑप्शन बी है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी शुड कैलकुलेट द बेंचमार्क इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, ये तो एकदम सही बात है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? यस, ओनली बी इज ट्रू, बिकॉज इंडेक्स फंड के लिए अगर आप जो भी बेंचमार्क यूज करोगे वो तो बेसिकली वो इंडेक्स ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव अ सेंसेक्स ETF, राइट? इट्स एन इंडेक्स फंड, तो आप उसका बेंचमार्क क्या होगा? उसका बेंचमार्क सेंसेक्स होगा। तो इज इट अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? नो, इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो दैट इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू विद द एक्सप्लेनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। Next question. Mutual fund distributors earn no commission when the investor chooses to invest in direct plans. Is this true or false? बताओ दोस्तों, अगर मैं डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करूंगा जिसके एक्सपेंस रेशियो कम होते थे क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं था, करेक्ट? सो याद रखिएगा कि अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई अगर डायरेक्ट प्लान बेचा है किसी कस्टमर को, तो उसको कमीशंस नहीं मिलते हैं। जी हाँ, mutual fund distributors or other the AMFI registered MFDs can only sell regular plans, and when they sell regular plans they receive commissions on that, right? So very simple question. Next,
The prescribed ceiling for illiquid investment is lower for which of the following four schemes which have a greater need for liquidity because investors can offer their units for repurchase at any time. अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये क्वेश्चन, नहीं? मैं आपको इसको सिंपल तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं जो एक पोर्टफोलियो में अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसमें कुछ स्कीम्स हाईली लिक्विड होते हैं, कुछ स्कीम्स थोड़े इलिक्विड होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स थोड़े लिक्विड होते हैं, तो मैं कौन से वाले म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर में इस तरह का इलिक्विड इन्वेस्टमेंट को कम से कम ले पाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में जो एबीसीडी में से कोई भी एक हो सकता है, उसके अंदर में एनी टाइम इन्वेस्टर आकर के रिडेम्पशन कर सकता है। रिडेम्पशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीपर्चेज टू द फंड, राइट? तो बताओ एबीसीडी में क्या आंसर होगा? सोचने का समय मैंने काफी दे दिया। आंसर इज ओपन एंडेड स्कीम। याद रखिएगा दोस्तों कि ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टर जब चाहे घुस सकता है, जब चाहे निकल सकता है। तो अगर इन्वेस्टर कभी भी निकलने के लिए आ जाए और फिर फंड मैनेजर बोले कि नहीं मेरे पैसे तो इलिक्विड इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं, तो क्या वो पैसे कभी निकाल पाएगा या फंड मैनेजर उसको पैसे रिटर्न दे पाएगा? नहीं। तो इसीलिए ओपन एंडेड स्कीम्स के अंदर में जनरली fund managers keep a very small portion of the total portfolio in illiquid investments. Next question, identify the true statement as per AMFI's code of conduct for intermediaries. बताइए इन तीन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एक एक पढ़ देता हूँ। इन्वेस्टर शुड रिबेट सम ऑफ द कमीशन। रिबेट का मतलब होता है पास बैक कर दो। तो क्या एम्फी बोलता है आप अपने इन्वेस्टर को कमीशन पास बैक करिए? जी नहीं। नेक्स्ट है इन्वेस्टर शुड एब्सटेन फ्रॉम मेकिंग नेगेटिव स्टेटमेंट अबाउट एनी एएमसी और एनी स्कीम। मतलब एम्फी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में या किसी स्कीम के बारे में आप उसकी बुराई मत करो, मार्केट में उसकी बदनामी मत करो। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है। एंड ऑप्शन सी इज इंटरमीडियरीज शुड स्प्लिट एप्लीकेशन सो दैट दे कैन अर्न हायर ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो बॉस सेबी या एमपी कभी भी नहीं बोलेगा कि भाई आप अपने स्कीम्स को स्प्लिट करिए, तोड़ तोड़ करके आप इन्वेस्टर को दीजिए ताकि आप ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस ले सको। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाज ट्रू? आंसर इज बी, राइट? मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको अभी भी दे दिया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, समरी ऑफ एसआईडी एंड एसएआई इज नोन एज किम। बताओ दोस्तों ये सही है कि फॉल्स है? आई थिंक चैप्टर 5 में हमने ये क्वेश्चन को कई बार देखा है। सो आपको भी पता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Yes. So KIM is basically a summary of SID and SAI. सेबी बोलता है कि रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। आप बताओ SID और SAI मिला के 400 पन्ने का ग्रंथ है, कोई कैसे उसको पढ़ेगा? इसके लिए सेबी ने एक छोटा सा एक फॉर्मेट दे दिया जिसका नाम था KIM, यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। एंड दिस इज लाइक अ स्मॉल 10-15 पेज डॉक्यूमेंट which contains a gist, a summary of whatever is written in SID and SAI, right? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The PE, the price earning ratio of a company is 16 and the earning per share is 8. What is the market price? अब बॉस ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैथ्स देख के डरिएगा मत। आपको पता होना चाहिए कि प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। प्राइस अर्निंग रेशियो एक रेशियो है, इसका एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में क्या आता है? मार्केट प्राइस। और डिनोमिनेटर में क्या आता है? अर्निंग पर शेयर। जी हाँ। सो अगर बोल रहा है कि मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस यानी कि मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 16, तो बताओ मार्केट प्राइस कितना होगा? तो the answer would be 8 multiplied by 16 and the answer is 128 right there in front of your screen. So very simple questions. मैथ्स को देख के डरिएगा मत, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करिएगा, you will be able to clear all these simple questions. Next question, what is the minimum investment in equity and equity related instruments by a value or contra fund? आपको याद होगा ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 2 में जहां मैंने आपको 10 वेरियस कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड बताए थे, उसमें से एक था वैल्यू फंड जो कि वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक में पैसे लगाता है। तो मिनिमम कितना पैसा इक्विटी में लगाना होगा इन वैल्यू फंड्स को? आंसर इज यस राइट 65%। जी हाँ दोस्तों, 65% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, तभी वो स्कीम इक्विटी स्कीम के ब्रैकेट में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बॉन्ड प्राइसेस व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज? इसको लेके हमने डिस्कशन किया था। याद होगा आपको कि मैंने कहा था इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर मार्केट में जीसेक यील्ड्स या इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे होते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस फॉल करते हैं, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर जीसेक यील्ड्स या इंटरेस्ट रेट्स अगर फॉल करेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट? तो इनका उल्टा रिलेशन होता है, इतना याद रखिएगा। तो अभी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट राइज किया तो बताओ क्या होगा इसका उल्टा? इसका होगा कि फॉल करेगा। और क्या फॉल करेगा? बॉन्ड प्राइसेस फॉल करेंगे। सो एबीसीडी आपके सामने है।
आंसर इज वेरी सिंपल बी, बॉन्ड प्राइसेस फॉल। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पूरा अच्छे से समझना हो तो स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मेरे उस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या समझाया था उस वीडियो में, राइट। नेक्स्ट, पोस्ट द एनएफओ, इन्वेस्टर हु विशेस टू बाय यूनिट्स नीड टू पे विच प्राइस। ए है कि एनएफओ के बाद में कुछ इन्फ्लेशन जोड़ दो, बी बोलता है कि भाई एनएफओ का जो प्राइस था 10 रुपए वही प्राइस दे दो, या फिर बोलता है कुछ इन्फ्लेशन से इंडेक्स से लिंक कर दो, या फिर जो उस दिन का नैव है उसके हिसाब से दो। तो बस द आंसर इज वेरी सिंपल, एनएफओ खत्म होने के बाद रोज के मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार नैव फ्लक्चुएट करेगा, आप जिस दिन खरीदने जा रहे हो उस दिन का जो नैव होगा आपको उसी प्राइस पे यूनिट्स मिलेंगी। सो द आंसर इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन विद द एक्सप्लेनेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑन लिक्विडिटी पैरामीटर्स विच इज मोस्ट लिक्विड। अब आप बताओ, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मैं कितने आसानी से बेच सकता हूं, पैसे वापस ले सकता हूं। तो इक्विटी शेयर्स, गोल्ड, एफडीज एंड रियल एस्टेट, आप बताइए आसानी से सबसे ज्यादा क्या बेच पाओगे। आंसर इज इक्विटी शेयर्स। आप उसको स्क्रीन पे बेच सकते हो और T+2 बेसिस पे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, राइट। सो इक्विटी शेयर्स आर मोस्ट लिक्विड ऑफ द 4 ऑप्शंस। Next question, units of close-ended funds can be bought or sold on stock exchange. Is this true or false? तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा था, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड उस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर एक बार इन्वेस्टर ने एनएफओ पीरियड में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट विंडो बंद हो जाता है और वो एग्जिट तभी कर पाता है जब उस फंड का क्लोजर डेट आता है, राइट। तो एज सच इन्वेस्टर उसके बीच नहीं निकल सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर फंस गया और उसको पैसे वापस निकालने, तो वो क्या कर सकता है, वो ये सारे यूनिट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिक्विडिटी है तो वो वहां पर बेच के अपने पैसे ले सकता है। सो आंसर इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन, यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, मैनेजमेंट फीस कैन नॉट बी चार्ज्ड बाय लिक्विड स्कीम्स ऑन फंड्स पार्क्ड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। बताइए ये सही है कि गलत है। आप ऐसे सोचो कि अगर मैं फंड मैनेजर सारे पैसे ले और वो जाकर के एसबीआई के सेविंग अकाउंट में डाल दे, तो क्या इसके लिए हमें फंड मैनेजर को कोई फीस देनी चाहिए? ये लॉजिकल आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। सो आंसर इज ट्रू, यू द फंड मैनेजमेंट फीस कैन नॉट बी चार्ज्ड फॉर अ लिक्विड स्कीम दैट इज पार्किंग इट्स मनी इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। सो सेबी हैज स्टिपुलेटेड वेरियस लिमिट्स, जहां पे उन्होंने खास तौर पे ये बात बोली है कि अगर आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो उस पर आप फीस चार्ज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन किम। बताइए किम के अंदर में ए बी सी डी जो आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, जो रिस्क एसोसिएटेड विद द स्कीम है ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द एनएफओ आपको बताना ही पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम क्या है, कट ऑफ टाइम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स कितना है, कट ऑफ टाइम क्या है, ये सब आपको बताना ही पड़ेगा। लेकिन फंक्शन ऑफ ट्रस्टीज एंड एएमसीज ये जनरली SAI में लिखा होता है, और क्योंकि हम एक समरी बुक बना रहे हैं जहां हम वो 200-400 पन्नों को समराइज करके 15 पन्ने में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ट्रस्टीज एंड एएमसीज को लिखना सेबी ने मैंडेटरी नहीं करा है। किन के अंदर में ये स्टेटमेंट नहीं मिलता है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट ओन्ड बाय द स्कीम मे बी कोटेड इन द मार्केट एट हायर देन द कॉस्ट प्राइस। अभी मैंने शेयर खरीदा था 100 रुपए के अंदर में, अभी उस शेयर का दाम हो गया 120, लेकिन मैंने अब तक उसको बेचा नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इस तरह के प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे? वैल्यूएशन गेन, बुक गेन, नोशनल गेन, नोशनल लॉस। ऑप्शन देके समझ में आ रहा है, डी तो होगा ही नहीं क्योंकि भाई आपका प्राइस हायर हो चुका है तो लॉस तो है ही नहीं। अब आते हैं ए बी सी। हम लोग बुक्ड गेन्स वर्ड तभी यूज करते हैं जब मैंने उस शेयर को बेच दिया है, बट मैंने अभी आपको सवाल में क्या पूछा कि मैंने उस शेयर को नहीं बेचा है। तो ऑप्शन आंसर होगा ए या सी में, वैल्यूएशन गेन्स या नोशनल गेन्स। जनरली हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर में वर्ड नोशनल गेन्स यूज कर लेते हैं, बट अगर मैं प्रिसाइसली टर्म के हिसाब से बात करूंगा तो दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट वेर आई हैव जस्ट नॉट बुक्ड द प्रॉफिट बट द प्राइसेस हैव गॉन अप, दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन गेन्स। जी हाँ दोस्तों, सो आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर वैसे ही अगर मान लीजिए प्राइस कम हो जाता है, मैंने 100 में शेयर खरीदा था, अभी 90 रुपीज हो गया, तो ये जो लॉस आ रहा है जो मैंने अभी तक बुक नहीं किया है, मैंने अपना शेयर नहीं बेचा है बट मेरे को बुक्स में लॉस आ रहा है, इस लॉस को हम क्या कहते हैं? इसको हम वैल्यूएशन लॉस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयरफॉर डू नॉट प्रोवाइड एनी गारंटी ऑफ कैपिटल ग्रोथ और प्रोटेक्शन। बताइए सही है कि गलत है? आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। ये याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड के कोई भी स्कीम, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, हाइब्रिड हो, कोई भी स्कीम किसी भी तरह का कैपिटल प्रोटेक्शन का गारंटी नहीं देता है। देयर इज नो गारंटी of getting any certain returns or certain protection because
all of that is subject to market risk. So there is no guaranteed returns, there is no guaranteed scheme in mutual funds. Next is what is the full form of ASBA. ASBA मैं दोस्तों बता दूं आपको कि जब एक नॉर्मल एक इक्विटी शेयर का IPO आता है तो हम ASBA पेमेंट मोड के थ्रू उसको अप्लाई करते हैं. अगर हमें यूनिट्स मिल जाते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे ब्लॉक हुए थे वो अनब्लॉक वो पेमेंट हो जाते हैं, और हमें अगर यूनिट्स नहीं मिले तो जो पैसे हमारे ब्लॉक हो गए थे वो अनब्लॉक होकर के हमारे अकाउंट में वापस से यूज होने के लिए रेडी हो जाते हैं. सो ASBA का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ऑप्शन ए. Next question, different investors have got different investment needs and objectives. That is the reason mutual funds offer what? Different plans, different options, different schemes or different time horizons. So आप जानते हैं plans का मतलब हो गया regular plan या direct plan, options का मतलब हो गया growth option, IDCW option, IDCW reinvestment option, schemes का मतलब हो गया large cap, mid cap, small cap वगैरह वगैरह, या फिर time horizons. तो बताइए क्योंकि अलग अलग नीड्स हैं तो म्यूचुअल फंड अलग अलग क्या प्रोवाइड करेंगे? म्यूचुअल फंड अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे. जी हाँ दोस्तों, सो म्यूचुअल फंड विल ऑफर अ लार्ज कैप स्कीम और अ सेक्टोरल फंड और अ हाइब्रिड फंड डिपेंडिंग अपॉन द requirement of the customer. Next question, due to the popularity of cashless health insurance policies, the liquidity need of the investors have reduced. कैशलेस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास में कोई अच्छी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी है और अगर आप उसके नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर के अगर आप अपना इलाज कराते हैं तो कस्टमर को अपने जेब से पैसे नहीं देने पड़ते हैं, डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी आपके हॉस्पिटल के साथ आपका बिल सेटल कर देती है. इसको कहते हैं कैशलेस प्रोसीजर ऑफ क्लेम सेटलमेंट. तो अगर कस्टमर के जेब से अगर पैसे नहीं लगे तो क्या उसे अपनी लिक्विडिटी तोड़नी पड़ेगी? क्या उसको अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचने पड़ेंगे? जी नहीं. So answer to this question is true. You will not have liquidity issues if you are having a good cashless health insurance policy. दोस्तों out of the syllabus बोल रहा हूँ, out of the context बोल रहा हूँ. In the current pandemic times, I would really urge all of you to have a proper health insurance policy. Next question, question 22. There are no penalties for breach of code of conduct as mandated by AGNI. AGNI का full form याद करिएगा दोस्तों, क्या मैंने बताया था? AMFI guidelines and norms for intermediaries. मतलब हम जैसे ARN होल्डर जो AMFI में अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अपना ARN लेते हैं, तो हमें कंडक्ट करने के लिए AMFI ने एक AGNI के गाइडलाइंस बता रखे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बता रखे हैं. तो अगर कोई ARN होल्डर अगर उन गाइडलाइन को ब्रीच करता है, ब्रेक करता है, तो एम्फी क्या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा सकता है? ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू. सॉरी, आंसर इज फॉल्स. क्वेश्चन आई एम सो सॉरी, द क्वेश्चन इज सेइंग देयर आर नो पेनल्टीज. सो इसलिए आंसर इज फॉल्स बिकॉज देयर आर पेनल्टीज and penalty can be as harsh as even cancelling your ARN number, cancelling your ARN registration altogether. Next question, an international fund is investing in US stocks. What would be the impact अगर US dollar appreciates against the Indian rupee? If the US dollar appreciates, what would be the impact? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए मैंने कोई एक फंड में इन्वेस्टमेंट किया जो कि यूएस स्टॉक्स, मान लीजिए उसने एप्पल का शेयर खरीदा और मान लीजिए एप्पल का शेयर $100 का है, राइट? अभी एक साल के बाद जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब $1 की कीमत मान लीजिए ₹70 की थी, और एक साल के बाद देख रहा हूँ कि मैं एप्पल का शेयर 100 का 100 रुपया ही है, लेकिन जो यूएस डॉलर है वो अप्रिशिएट कर गया है, वो स्ट्रांग हो गया है, और वो जो $70 में $1 था वो अभी मान लीजिए $80 का $1 हो गया है. तो मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो कितना होगा? पहले मेरे पास में $100 का एक शेयर था एंड $100 into 70 was I was having a stock valuation of somewhere like 7,000 rupees. और यही अगर अब $100 जहाँ पे $1 दाम ₹80 हो गया है तो अब मेरा $8,000 का पोर्टफोलियो है. तो आपने क्या समझा कि मेरे पास एक इंटरनेशनल फंड था जिसमें मेरा एक्सपोजर स्टॉक के परफॉर्मेंस पे था एंड एट द सेम टाइम डॉलर के परफॉर्मेंस पे भी था अगेंस्ट द रुपी. सो अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया, इंडियन रुपी वीक हो गया, तो मेरा नैव जो है इन इंडियन रुपीज इट विल अप्रिशिएट, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया. सो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट मैंने आपको लॉजिक समझा दिया. आई एम श्योर अब आप एग्जाम में इसको गलत नहीं करके आओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश मेंटेन्स द इन्वेस्टर रिकॉर्ड. वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमने जो चैप्टर 3 के अंदर में वेरियस स्टेक होल्डर्स इन दी एमएफ इंडस्ट्री पढ़ा था, आप याद करो मैंने आपको बताया था कि आरटीए जो है
वो सारा का सारा इन्वेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जी हाँ दोस्तों, सो आरटीए कौन कौन है अगर याद करा दूं, कैम्स है, कार्वी है और फ्रैंकलिन है इंडिया के अंदर में। क्या एक फंड हाउस खुद से आरटीए हो सकता है? जी हाँ, वो खुद से आरटीए हो सकता है। आरटीए को जनरली ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। सो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दे रहा हूँ। Sorry, the appointment of RTA is done by the AMC. It is not compulsory to appoint an RTA, and the AMC can choose to do this activity in-house, right? Last question पे आया था दोस्तों, you are a mutual fund advisor to whom would you advise an investment of more than 70% of the money in debt funds? आप बताओ, अगर आप मैक्सिमम पैसा डेट की तरफ डाल रहे हो, मतलब आप मैक्सिमम सेफ्टी की तरफ चूज कर रहे हो, ऐसा इन चार में से किन शख्स के लिए आप इस तरह का एडवाइस करोगे? सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, एल्डरली कपल, जिनके पास कोई बच्चे नहीं है, मतलब उनके पास कोई फॉल बैक प्लान नहीं है, अगर उनकी कोई और इसके अलावा अर्निंग्स नहीं है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू सी रिडक्शन इन देयर ओवरऑल फंड वैल्यू। सो ऐसे लोगों को बहुत सेफली आपको इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना पड़ेगा, एंड हेंस फॉर एल्डरली कपल विथ नो चिल्ड्रन you should have bulk of the money in safe investments like that of debt funds. So दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मैंने बहुत फटाफट आपको रिवीजन कराने की कोशिश की है। देयर विल बी मेनी सच वीडियोस दैट वी वुड बी मेकिंग। आई हैव बीन रिसीविंग लॉट ऑफ क्वेरीज, सो मैंने अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर रख दिए हैं। Just to tell you about our company, we are Phenomatic Fintech Services Private Limited, and we are an AMFI registered mutual fund distributor. There are a lot of students, there are a lot of people who clear their exams through our platform, and then they come and join us, and then they work with us in various fields like mutual funds, insurance, fixed deposits, and lending under one roof. सो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी होंगी आप हमें चैट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या जो क्रेडेंशियल्स मैंने दिए हैं वहां पर आप डाल सकते हैं। जस्ट टू टेल यू दैट वी ऑल्सो हैव ऑनलाइन लाइव क्लासेस ऑन जूम एवरी मंथ, सो मैं वहां पर थोड़े और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग दोज क्लासेस, then kindly write an email to us, and then we will tell you about the schedule of the upcoming batch, and if you are interested you can join that as well. So that's it for now दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आऊंगा रिविजन वीडियो 2 लेकर के। थैंक यू सो मच।